हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। क्लियर। तो जिसने भी फर्स्ट और सेकंड यूनिट अभी तक नहीं की है, नहीं देखी है, नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं, तो पहले जाके फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट करके आए, उसके बाद हम यूनिट थर्ड पे आएंगे। क्लियर है। तो देखिए, आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ मोशन, जो भी कंप्लीट यूनिट हमारी, उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है किसका? न्यूटन का। क्लियर। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उसके बारे में छोटी सी हम पहले स्टोरी देख लेते हैं। तो क्या था, एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल से आता है घर पे, तो वो चुपचाप बैठा होता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है उसको कि क्या हुआ, आज आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हो, खाना खाओ। तो बोलता, मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो एप्पल का पेड़ था, वहां पे एप्पल आके गिरा मेरे ऊपर। तो क्या होता है कि मैं ये सोच, हाँ। तो उसकी सिस्टर ने बोला, क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोला, नहीं बड़ी बात तो है कि वो एप्पल आके मेरे सर पे ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गिरा, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया, मैं ये सोच रहा हूं। तो फिर उसकी सिस्टर बोलती है, क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई ऑब्जेक्ट नीचे ही आके गिरता है, कोई भी चीज हो, चाहे हम ऊपर फेंकते हैं फिर भी वो नीचे आके गिरती है। हाँ। तो उसने बोला कि मैं यही तो बात सोचने की, मैं यही सोच रहा हूं कि वो नीचे ही क्यों आती है हर कोई चीज, और वो एप्पल नीचे ही क्यों आया, मैं ये सोच रहा हूं। तो उसने सोचते सोचते बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और वो बच्चा बड़ा होके क्या बनता है? न्यूटन बनता है। क्लियर है। तो उसी न्यूटन की देन है हमारे पास फिजिक्स और मैथ के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर की थी। तो जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी किसने? न्यूटन ने बताया। और जो हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी किसने? न्यूटन ने ही एक्सप्लेन किया था उसको। और जो भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, उनको भी हम स्टडी करेंगे, तो उनके बारे में किसने बताया? न्यूटन ने ही बताया। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो आगे हमारे पास चैप्टर आएगा कंप्लीट, वो भी किसका है? न्यूटन का ही बताया हुआ है। तो सब कुछ, ज्यादातर चीजें फिजिक्स के अंदर न्यूटन की ही बताई गई है, उन्होंने ही बताया, एक्सप्लेनेशन उन्होंने ही दिया है। तो जो ये यूनिट है सारी हम किसके बारे में? न्यूटन ने ही बताई गई चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, लॉज ऑफ मोशन के अंदर। क्लियर है। तो देखिए, हम तीनों लॉ करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, जो कि क्या है? फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बारे में करेंगे। क्लियर। तो जो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं फोर्स के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में, ये हम वैसे तो 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए, फोर्स क्या है हमारे पास? सिंपल हम बोल देते हैं, जो पुल और पुश होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोर्स बोल देते हैं। बोलते हैं ऐसा। क्लियर। तो ये 9th में पढ़ते थे हम ऐसा, लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में हम मतलब ये करेंगे, कंफर्म नहीं बोलेंगे कुछ भी, जैसे कि ट्राई करते हैं कुछ भी। ठीक है। जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव भी होता है, और वो ट्राई भी करता है मूव होने की। क्लियर है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चलते हुए मूव होते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्टॉप भी होता है, और ट्राई भी करता है स्टॉप होने की, कि वो स्टॉप होता भी नहीं है। कई बार ऐसा हम करते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऐसे जा रहा है, हम इसकी ऐसे डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं फोर्स लगा के, तो ऑब्जेक्ट कई बार क्या करता है, अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर लेता है, और ट्राई भी करता है चेंज करने की। तो ये सब कुछ किसमें पढ़ेंगे हम? फोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है? एक बाहरी एफर्ट है, बाहर से कुछ एफर्ट लगाते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। किसकी फॉर्म में? पुश और पुल की फॉर्म में, विच प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट। क्या करते हैं हम? पुल और पुश करते हैं, ट्राई करते हैं किसी बॉडी को मोशन में है कोई बॉडी, उसको रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, उसको हम रेस्ट पे लाते हैं, उसके लिए हम फोर्स वहां पे लगा रहे हैं, विच प्रोड्यूस, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे, और ट्राई टू प्रोड्यूस
ट्राई करेगा अपने आप को या फिर प्रोड्यूस ही कर देगा। स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या तो हम फोर्स लगाते हैं उस टाइम पे जो बॉडी मूव कर रही है वो स्टॉप हो जाएगी, या फिर अपने आप को ट्राई करेगी स्टॉप करने के लिए। स्टॉप होने के लिए खुद को क्या करेगी, ट्राई करेगी। क्यों? क्योंकि हम उस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमारे पास चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वहां से फोर्स लगते ही वो क्या करेगी, अपने आप को चेंज कर लेगी या फिर ट्राई करेगी चेंज होने की, चेंज अपने आप को करने की वो ट्राई करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर या तो पुश या पुल क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्लियर है इतना? फोर्स के बारे में क्या क्लियर हुआ? 3 पॉइंट थे हमारे पास। जैसे मान लेते हैं हम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। क्लियर। और ऐसे ही फोर्स हम मान लो वाला हमारे पास दीवार है, उसको क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, चाहे कितना भी फोर्स लगा लें हम, लेकिन वो क्या होगी, हिलेगी नहीं वहां से। तो वो क्या कर रही है, सिर्फ ट्राई कर रही है। हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो ट्राई कर रही है, लेकिन हिलती नहीं है। क्यों नहीं हिलती है? यहां पे इस क्यों के जवाब के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है, क्या, इनर्शिया। क्या वर्ड आता है, इनर्शिया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इनर्शिया है क्या, जितना भी फोर्स लगाते हैं हम उसको अपोज करने का काम करता है कौन, इनर्शिया। क्लियर है। इनर्शिया का मतलब ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, जितना भी फोर्स लगता है उसको अपोज करने का काम करता है कौन, इनर्शिया। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है, सिर्फ ट्राई करता है मूव होने की, वहां पे क्या लगा हुआ है, इनर्शिया लगा हुआ है। जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का या कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे दीवार है उसके अंदर क्या है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, फोर्स से इनर्शिया ज्यादा है। फोर्स से अगर इनर्शिया ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट वहां से हिलेगा नहीं, मूव नहीं होगा। जैसे ही हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं दीवार गिर जाती है। क्लियर है। सपोज कर लेते हैं हम दीवार गिर गई, हमने ज्यादा फोर्स लगाया, तो जितना उसका इनर्शिया लगा हुआ था वहां पे उससे क्या लगा दिया, हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो उस इनर्शिया का हमने क्या कर दिया, अब जितना इनर्शिया लग रहा था उसके अंदर था, उसको कैंसिल करके फोर्स उससे भी ज्यादा लग गया, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है या फिर स्टॉप होता है। सेम कंडीशन किसके, स्टॉप होने के लिए। क्लियर है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है हमारे पास किसका, मास का और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो देखिए, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम किससे, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या हमारे पास, किसी भी बॉडी का कैसे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट करेंगे किसका, बॉडी के मास का, और जो बॉडी मूव कर रही है किस वेलोसिटी से जा रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लीनियर मोमेंटम। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ऐसा क्या, लीनियर मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है। इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, कोई बॉडी का मास m है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा। क्लियर है। ये यहाँ पे क्या शो कर रखी है हमने, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी शो कर रखी है यहां से। कैसे, किसका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास के साथ जब वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो भी क्या आएगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगा। क्यों, वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो लीनियर मोमेंटम के पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बनता है हमारे पास, जो लीनियर मोमेंटम है हमारे पास वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। यही लिखा हमने थर्ड पॉइंट में, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, सेम वही होगी। क्लियर है।
तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट कर रहे हैं, P इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, यही है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। तो यहां से हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, m को हम कैपिटल M मास से ऐसे डिनोट करते हैं m, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास लेंथ पर टाइम इनवर्स। ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस को हम किस में लेंथ में मेजर कर रहे हैं और टाइम को टाइम से, तो हम बोल सकते हैं यहां से mlt माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, लीनियर मोमेंटम का। ऐसा यूनिट ऑफ पी क्या बोल सकते हैं हम, मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है। यहां से हम ऐसा यूनिट के साथ साथ सीजीएस यूनिट की भी बात करेंगे, तो सीजीएस यूनिट में हम क्या लिख सकते हैं, केजी को क्या लिखेंगे ग्राम, मीटर को किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, सेकंड को क्या पर सेकंड। क्लियर है। ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात कर ली हमने। तो देखिए सबसे पहले फोर्स का डिस्कशन किया है, फोर्स क्या होता है और ये कैसे लगता है। लीनियर मोमेंटम के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्या है ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, और ये हमारे पास क्या है P इक्वल mv, और ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी एक, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया, और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, लीनियर मोमेंटम पे बेस ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, ए हैवी मास ऑब्जेक्ट एंड ए लाइटर मास ऑब्जेक्ट है और सेम लीनियर मोमेंटम। एक हमारे पास हैवी मास ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है लाइटर मास ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंटम क्या है सेम है, विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन से की ज्यादा होगी ये पूछा गया है। क्लियर। तो यहां से हम बोल सकते हैं मोमेंटम निकालेंगे। मान लो लीनियर मोमेंटम एक का क्या है कैपिटल P, दूसरे का क्या है स्मॉल p, मान लेते हैं हम। क्लियर है इतना। तो अब जो हमारे पास हैवी मास ऑब्जेक्ट है उसका मास कैपिटल M मान लेते हैं। क्लियर। क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, और उसकी वेलोसिटी कैपिटल V मान लेते हैं। क्लियर है। तो जो हमारे पास दूसरा लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम तो सेम है, वैसे हमने डिफाइन कर लिया, एक कैपिटल P है और दूसरा स्मॉल p है। तो जो स्मॉल p है उसका लाइटर मास ऑब्जेक्ट है, उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं और उसकी वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर। तो मास को एक साइड करेंगे, m बाई m इक्वल v बाय v, ये लिख सकते हैं हम ऐसा। तो हमारे पास क्या गिवन है, जो हैवी मास है वो ज्यादा है किससे, स्मॉल मास से। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर है। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहां से कि जो ज्यादा मास है उसके डायरेक्टली कौन है स्मॉल v, यानी कि ये वैल्यू। तो अगर ज्यादा मास होगा तो वेलोसिटी कौन सी ज्यादा होगी, स्मॉल v। अगर स्मॉल मास होगा तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, कैपिटल V की। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, स्मॉल v जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, कैपिटल V से। यही पूछा था, विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहां से लाइटर मास ऑब्जेक्ट हैव, लाइटर मास ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर वेलोसिटी। क्या ही होगा, हम बोल सकते हैं यहां से जो हमने लाइटर मास का ऑब्जेक्ट माना था स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या माना है हमने स्मॉल v, किसकी वेलोसिटी है, लाइटर मास ऑब्जेक्ट के साथ वेलोसिटी। क्लियर है। यही था। अगर एक या 2 नंबर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे बताना पड़ेगा, नहीं तो हम यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं क्या, P इक्वल mv होता है हमारे पास, P इक्वल क्या होता है mv होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, और एक मान लेते हैं हम क्या, स्मॉल p इक्वल, ये इसको स्मॉल p मान लेते हैं, कैपिटल P इक्वल कैपिटल mv, ये हमारे पास। अब हम ये मान रहे हैं कि ये कैपिटल M हमारे पास ज्यादा है। जब दोनों इक्वल कब आएंगे, ये मान लो ज्यादा है ये कम है। ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कम रखना पड़ेगा, इसको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, इनका लीनियर मोमेंटम सेम आएगा। यही तो गिवन है हमें कि लीनियर मोमेंटम तो सेम है। क्लियर है। यही गिवन है सेम लीनियर मोमेंटम। तो हम यहां से कॉमन सेंस, तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लो ये कैपिटल M है, ये ज्यादा है, और जो स्मॉल m है ये हमारे पास कम है, और ये पूछा गया है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लीनियर मोमेंटम सेम है।
तो सेम ये चीज रखने के लिए जो ज्यादा है उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे और जो कम मास है उसकी वेलोसिटी को ज्यादा कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 है, कैपिटल M 2 है और यहाँ पे 1 kg है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब तो लीनियर मोमेंटम सेम आएंगे। क्लियर है? तो वेलोसिटी कौन सी कम हुई, ये या ये वाली कैपिटल V। तो यही लिखा हमने, स्मॉल v क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, कैपिटल V से, यानी कि लाइटर मास ऑब्जेक्ट है ग्रेटर वेलोसिटी। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।